वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम 9th का नंबर सिस्टम पार्ट 5 लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा वो 9th क्लास में पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करेंगे। तो आज लास्ट क्लास देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा चुके हैं, फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमने नंबर को पढ़ा, डिजिट को पढ़ा, नंबर सिस्टम नंबर लाइन को पढ़ा। ठीक है, रैशनल इरैशनल ये सारा चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये सारा देख चुके हैं। इसके बाद इरैशनल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर को हम ऐसे डिस्कस कर चुके हैं नंबर लाइन पे। और इसके बाद पॉइंटों में उस फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, ये सारे चीज़ हम लगभग 9th का कवर कर चुके हैं। आज की क्लास से आप 9th के जो नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप NCERT से करो, RD शर्मा से करो, RS अग्रवाल से करो, ये कोई भी मायने नहीं रखता है। बस आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए। आप सारे वीडियो को गौर से देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हो, तब आप आसानी से इन चीज़ों को बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों। तो आज लास्ट क्लास का हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, कैसे हम किसी चीज़ को रेशनलाइज करते हैं, आखिर रेशनलाइज वो भी क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने पाई का डिटेल एनालिसिस किया था कि पाई इरैशनल क्यों होता है। ठीक है, तो वो क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था नंबर सिस्टम का पार्ट 4, 3 जैसा। ये सभी स्टूडेंट के लिए होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जिनका मैथ वीक है, लगता हो कि हाँ मैथ बहुत वीक है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बेसिक को ठीक करने के लिए भी वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं हम लोग, रेशनलाइज करना क्यों ज़रूरी है और रेशनलाइज हम कैसे नंबर्स का करेंगे। ठीक है, तो आते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है NCERT का 1/√7। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में √7, जब डिनोमिनेटर में √7 है और मैंने आपको पढ़ा रखा है रेशियो। रेशियो क्या होता है एक्चुअल लेवल में, ये बात बताइए। अगर सबसे पहले थोड़ा सा इस फ्रैक्शन या रेशियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, इस रेशियो के बारे में डिस्कस करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 चॉकलेट को 5 बच्चों में बांटना है, ध्यान से सुनिएगा, 10 चॉकलेट को 5 बच्चों में बांटना है, तो आप लिखोगे कि 10/5। सर 10 को 5 से डिवाइड कर दो। 10 टॉफी को 5 बच्चे में बांटना है तो आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि आंसर आपका क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू है बच्चों। फाइनाइट वैल्यू है ना, 5 इंटीजर है, पूर्णांक, कि 5 बच्चों में ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस बात का हमें अच्छे तरीके से ज्ञान है, इनको 5 में बांटना है, क्योंकि ये सारे दोनों के दोनों क्या है आपके रैशनल नंबर है इंटीजर से। लेकिन जैसे ही आप इस पे गौर करोगे, इस नंबर पे गौर करोगे, ये नंबर क्या होगा कि अब कह रहा है कि 1 को इतने से डिवाइड करना है, 1 को इतने से डिवाइड करना है, तो ये जो नंबर है ये इरैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। 1 रैशनल है एंड √7 जो है इरैशनल है। जब नीचे इरैशनल से हमको डिवाइड करना है तो ये कंप्लीट सेंस ही नहीं देगा बच्चों। आप देखो ना, ये खुद में फाइनाइट वैल्यू है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चलता जाएगा, कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा। ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है कि हम जिससे डिवाइड दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, उसका ही पता ना हो कि वो कहाँ तक है, तो कैसे हम किसी चीज़ में डिवाइड करें। तो इसलिए हमको डिवाइड देने के लिए, एक फाइनाइट वैल्यू कवर करने के लिए, लाने के लिए हमको ये डिवाइड देना। बात समझ में आ गई? चलिए तो देखते हैं कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। अगर मान लेते हैं 2√3 या फिर 6√3 है, अब इसको सीधा चलिए
6/√3 है, इस पे पहले गौर कीजिए, ठीक है कि भाई हमको 6 पूरा है, ठीक है, इसको डिवाइड देना है √3 से, तो आंसर कितना आएगा देखिएगा कैसे होगा। तो यहाँ तो डिवाइड देने वाला ही इरेशनल नंबर है, तो हम जल्दी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिएगा कि अब हम कैसे डिवाइड करता हूँ। अगर ऊपर और नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ऊपर बनेगा 6√3 और √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों, √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये आ गया 2√3। आसानी से डिवाइड कर दिया हम। तो ये डिवाइड हमारा आसान हो जाता है इस प्रोसेस द्वारा, रैशनलाइज द्वारा, ठीक है। जैसे हम यहाँ आसानी से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी हम आसानी से डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर का ऊपर और नीचे दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना रैशनलाइजेशन कहलाता है यहाँ पे भी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो पता करेंगे कि आगे वाले नंबर और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, उनको कैसे रैशनलाइज करेंगे। तो जो इसका रैशनलाइजेशन होगा वो कैसे होगा, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें वही संख्या आती है, यानी एक को अगर हम n में भी मल्टीप्लाई करें तो n ही आता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर √7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √7 ही आएगा। और 7 इंटू 7 क्या हो जाता है, √7 इंटू √7 हो जाता है। नीचे हम फाइनाइट वैल्यू से लेंगे, क्लियर है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट एक और रैशनलाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। दूसरा आपका है √7 माइनस √6। अब आप कहोगे कि सर जो डिनोमिनेटर में था उसी से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे, यहाँ भी आप कर दोगे कि मल्टीप्लाई करोगे नोमिनेटर में भी √7 माइनस √6 और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दोगे √7 माइनस √6। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला डिजिट तो सेम का सेम ही रह गया और नीचे वाला जो डिजिट होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करोगे तो हो जाएगा 7 प्लस 6 और प्लस 2√42 माइनस 2√42। देखिए अभी भी डिनोमिनेटर में रूट आ ही रहा है, क्या ये फाइनाइट सेंस देगा, नहीं देगा। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लगा सकते, हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है और वो चेंज किस फॉर्मूले के द्वारा आता है, आप समझ रहे होंगे कि रूट से अगर किसी भी डिजिट को हटाना है तो उसका स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए। समझ में बात, अगर रूट से किसी भी डिजिट को हटाना है तो उसका स्क्वायर होना चाहिए। और जब दो नंबर आपस में होते हैं तो उसका स्क्वायर बनाने के लिए आपको याद होगा बच्चों, अगर ये a प्लस बी हो, अगर हम इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि a माइनस बी पहले से हो और a प्लस बी अगर हम बाद में उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो बनाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो दोनों डिजिट का आपस में क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो उससे बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, पहले से माइनस बैठ चुका है a माइनस बी, तो a प्लस बी से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और वही सेम चीज हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है? जब हम ऊपर और नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये तो कट के वही हो जाएगा, यानी कि इस फ्रैक्शन पे ओवरऑल कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं तो जैसे कि 1/2 लेते हैं तो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है ना 2/4, किसी का तो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है। तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर हम सेम डिजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस फ्रैक्शन में कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं है। चलिए तो देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो बच्चों ये देखो, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और ये a प्लस बी माइनस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ होगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में 7 माइनस 6, यानी कि √7
प्लस रूट 6 बटे में 1 लिखेंगे, कोई इसका मीनिंग नहीं होता, बटे में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर ही होता है। यानी कि फाइनाइट सेंस वैल्यू दे दिया ना आपको कि रूट 7 प्लस रूट 6। अगर आप एक को इतने से डिवाइड करने पे आपका आंसर ये है फाइनाइट सेंस बना, तो इसी को तो कहते हैं रैशनलाइजेशन। देखिए कैसे कैसे दिमाग का इस्तेमाल करके लोग कहाँ कहाँ पे पहुँचते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है, इसी तरीके से आपका दिमाग इम्प्रूव होगा बच्चों। नहीं तो अगर सीधा सीधा आप या रट लो कि रैशनलाइजेशन है ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो कोई सेंस नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, वैसे डिनोमिनेटर में रूट का कोई सेंस नहीं होता है, रटने पे आपका भी कोई सेंस नहीं है। आपको चीज़ों को समझना है क्यों आखिर हम ये सब चीज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे जो भी आप एग्जाम्पल बुक से बना लीजिएगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से रैशनलाइजेशन तो आप पहले भी आप बना चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। जैसे कि अगर हम आपको कहें कि x को इतनी बार 4 बार मल्टीप्लाई करना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो कहोगे सर x को 4 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है लिख दीजिए आप x की पावर 4। तो ये कहाँ से आया बच्चों? ये कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई भी बच्चों प्लस का रूप होता है, मल्टीप्लाई भी प्लस का ही एक रूप होता है, पहली ही क्लास में ये बताया था। और आप जान रहे हैं कि ये x की पावर कुछ भी नहीं है, तो पावर 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। और देखिए पावर अगर सेम हो तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। और देखिए सारा पावर क्या हो गया है, 1 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो ही जाएगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 3/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखोगे कि x का बेस सेम है, तो पावर ऊपर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 1/2 प्लस 3/2 यानी कि होता है 4/2 यानी कि 2, यानी कि क्या आता है x² आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखते हैं, तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपोजिट भी आपको याद रखना है कि x की पावर 4 को हम x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी पे हम कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। देखिए अब आपका क्वेश्चन आपके सामने आता है 64 की पावर 1/5, 64 की पावर 1/5। जब 64 की पावर 1/5 हम लिखेंगे तो बच्चों गौर करो कि अब इसको क्या लिख सकते हैं, 64 की पावर 1/5 है, ये कैसे सॉल्व होगा? तो अब आप देखो, जब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 32, 16, 8, 4, 2, 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको 6 बना। जब आप 64 को आप लिख दो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में, 1 2 3 4 5 6, 1/6। अब देखो पहले ही मैंने बताया था x को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4, तो 2 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर कितना लिखेंगे, तो होगा 2 की पावर 6। और ऊपर पहले से ही बैठा हुआ है 1/6। ठीक है, और याद रखिए आप, जब पावर के ऊपर पावर, जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 की पावर 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 तो कट जाएगा और आंसर आपका आएगा 2। ठीक है, कॉल कर ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब आपको एक
सर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, हाउ कैन बी पॉसिबल। तो चलिए इस बात को हम जस्टिफाई करते हैं कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सही प्रोसेस है कि नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 की पावर 2 हो और इसके ऊपर भी पावर 2, ठीक है। इस एग्जांपल लेके समझ के देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4। 2 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 की भी पावर 2 होगी तो 4 का पावर 2 कितना होता है 16। इतना हमारा आंसर। अब हम इसको इस रूप में लिखते हैं कि पावर के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 के पावर 2 के ऊपर 2 है तो 2 गुना 4 हो जाएगा पावर इसमें। और आपको पता है कि 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 गुना 4 हमारे पास दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है पावर के ऊपर अगर पावर हो तो हम इजीली ये में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। (125) की पावर -1/5 1/3, इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। और हाँ, मैंने पिछले ही वीडियो में जाके नंबर सिस्टम को चेकआउट कीजिए और उसमें देखिए 5 की पावर अगर 0 हो तो उसको हमने बताया है कि 1 होता है। 5 की पावर -1 हो तो 1/5 लिखते हैं इसको। या फिर किसी भी संख्या के पावर 0 का मान हमने वहाँ बताया। किसी भी नंबर पे -1 का मतलब भी हम आपको बताए हैं। बात समझ में क्लियर? तो इस बात को हम वहाँ बता रखे, यहाँ भी हम बताएंगे आपको इसका मतलब क्या है। देखिए तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा 25 5 यानी कि 5 को अगर 3 बार हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बना लेगा आपका कितना। अब इस 5 को क्या लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3 और इसके ऊपर पावर है 1/3। इसका मतलब है पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब 5 की पावर 3 इंटू -1/3 ये कट जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये 5 की पावर -1 हो गया। तो 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ आपको बताया कि 5 की पावर -1 को 1/5 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों लिखते हैं कि 5 की पावर 1 होता है 5 की पावर -1। मेरे पास बहुत से तरीके हैं बच्चों इसको समझाने के। वहाँ पे मैंने दूसरा तरीका समझा रखा है, यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका समझा के बताता हूँ, ठीक है। एक बात बताइए आप कि जब x इंटू एक्स होता है तो आप उसको कहते हो कि x² है। क्या है x², यानी कि ये पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में पावर, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है तो डिवाइड में पावर घट जाता है। डिवाइड इज द फॉर्म ऑफ माइनस एंड मल्टीप्लाई इज द फॉर्म ऑफ प्लस। ये सारा पहले वीडियो में बताया। और अब देखिए जब ये ऐसा होता है तो अब बात आप कीजिए कि अगर x की पावर अगर 2 हो, अगर इसको डिवाइड किया जाए x से तो आप लिखते हो कि x होगा कि x की पावर 2 को अगर x से डिवाइड करते हैं इसका मतलब होता है x को 2 बार लिखना और नीचे एक x है, ये कट जाता है तो एक ऐसा जनरली वे में आप लोग करते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और गौर करो कि आप इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और डिवाइड में पावर को हम घटा भी तो सकते हैं 2 - 1 यानी x की पावर 1 यानी कि x। आंसर तो दोनों ही रूप में सेम ही आ रहा है। यानी कि यहाँ से हमारा कंक्लूजन बाहर आता है कि जब हम मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड करते हैं जब बेस सेम हो तो डिवाइड में भी पावर को घटाते हैं जब बेस सेम हो। ये कंक्लूजन आपका राइट है, समझ में आएगा। चलिए तो समझ में आएगा। अब अगर बात बताओ कि 5/5 ये कितना होता है तो आपका आंसर 1 होगा। सर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसमें क्या पूछना है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर 5 को क्या 5 की पावर 1 लिख सकते हैं तो यस सर लिख सकते हैं। फिर इसको भी तो 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं।
और डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1 माइनस 1? तो जरूर लिख सकते हैं। और 1 माइनस 1 कितना होता है, 5 की पावर 0। और आंसर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से 5 की पावर 0 का वैल्यू क्या है 1। यहाँ से भी आगे अब देखिए 5 की पावर माइनस 1 को 1/5 क्यों लिखेंगे। तो एक चीज गौर कीजिए, जब हम यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ अगर 5 इंटू 5 लिखते हैं, यहाँ 5 और यहाँ 5 इंटू 5, तो इसका आंसर कितना होता है। तो सर आप कहिएगा ना कि 1 5 से 1 5 को काट दीजिए सर, तो बचेगा 1/5। अरे भाई 5/25 है तो 50/25 1/25 आएगा आंसर। चलो फिर ठीक है। अब देखो क्या इसको ये लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। आपको भी हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो क्या इसको ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1 माइनस 2। एक में से 2 को घटाएंगे, और जब हम 5 की पावर 1 में से 2 को घटाएंगे, जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो कम में से ज़्यादा घटाना माइनस करेंगे, तो यहाँ से 5 की पावर माइनस 1। 1 में से 2 घटाना आपको आता होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि 1 में से 2 कैसे। 5 की पावर माइनस 1 और आंसर कितना है हमारा 1/5। तो चुप तरीका बदलता रहता है, प्रोडक्ट तो वही आता है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट पे फोकस करो ना, एकदम सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा बच्चों। आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, हम आपको किसी भी माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे जैसा हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये सब समझ में आया। अब आप कहोगे सर आप फॉर्मूला तो बताते हैं। सर फॉर्मूला जब हम आपको बना के दे देते हैं तो हमको फॉर्मूला बताने की क्या जरूरत है। यहाँ तो हम सारा फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने, तो आप भी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। पहले इसको एनालिसिस कीजिए, फिर उसका तर्क देखिए ये किस तरह पे काम करता है, उसी तरीके से आप फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद करके चलोगे तो 2-4 दिन तक उसकी वैलिडिटी होगी, लेकिन फॉर्मूला बनाना अगर आ गया तो लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बताएं, सारा अपने आप बन रहा है, ऐड करके आप बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है और 3 की पावर 1/3 इंटू और उसके ऊपर पावर 6 है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 3 की पावर 1/3, जब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 3 की पावर 2 इंटू पावर 2 बनाएंगे 3 इंटू 3। बच्चे को तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो साउंड अगर इशू होगा तो आप देखिएगा, थोड़ा समझ सकते हैं। फैन बंद करना होगा और क्लियर साउंड आप लोगों को चाहिए काफ़ी। देखिए 11 की पावर 1/2 है और 11 की पावर 1/4 है। तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड में पावर बढ़ जाता है, 1/2 माइनस 1/4 और इसका आंसर बन जाएगा 11 की पावर 1/4। आई होप आपको ये समझ में आता हो। एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, एलसीएम 4 लीजिएगा तो 2 - 1 होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये कितना होगा। इस क्वेश्चन का अभी तक आपको कोई फॉर्म नहीं मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। कि अब यहाँ बेस अलग अलग है, अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे ना सबका बेस सेम था। एक चीज गौर कीजिएगा, सबका बेस सेम ही था, लेकिन यहाँ पावर सेम है पर बेस सेम है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सोचिए सोचिए।
क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, एक ऐसा एग्जांपल लेके बना लेना है। एक कोई ऐसा एग्जांपल ले लो जो ये टर्मिनेट हो जाए। 7 की पावर 1/2 नहीं निकाला जा सकता है, √7 होता है, ठीक है, ये √8 हो जाता है। जब आप पिछली क्लास में पढ़ रहे होंगे तो किसी भी संख्या के 1/2 का मतलब होता है ये, पहले आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ऐसा डिजिट लेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या किया जाए। तो अगर हम स्क्वायर रूट कौन कौन से नंबर का हो सकता है, तो भाई 4 का हो सकता है, 4 की पावर 1/2 तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 1/2 तो लिख सकते हैं। और इसका जब आप रूट निकालोगे तो इसका होता है 2 और इसका होता है 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 6। बात समझ में आई? क्या बात आपको समझ में? ठीक, अच्छा 36, यानी कि ये 6 आंसर आया है, समझ में आ रही है। और आपको पता है कि ये सब स्क्वायर रूट का फॉर्म होता है, स्क्वायर रूट का फॉर्म है, यानी कि 36 का ये स्क्वायर रूट है 6, यानी कि अंदर ये 36 बना रहा था, ये 6 आंसर आया है, इसका मतलब ये अंदर कितना बना रहा होगा 36। कोई भी संख्या रूट से बाहर कब आता है, जब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर था तो ये कितना हो सकता है, तो 6 है तो 36 रहा होगा, और 36 तो ये तभी बनेगा जब ये 4 और 9 मल्टीप्लाई होगा आपस में, 4 और 9 मल्टीप्लाई होके ही ना 36 आया होगा, तब यहाँ 6 आंसर है। इसका मतलब है कि हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें और पावर सेम रख दें तब भी हमारा आंसर वही आता है। आप करके देखो कि मल्टीप्लाई करो 36 और पावर सेम रख दो, पावर तो सेम ही है, तो देखो इसका 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1/2, आंसर आएगा आपका 6। यानी कि कभी भी अगर पावर बराबर हो और बेस अलग अलग हो तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वही पावर बैठा दीजिए, वही आपका आंसर। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन। चलिए, तो अब हमारा लगभग कह सकते हैं कि 9th हमारा सारा खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चन स्पेशली आपका होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो, लेकिन हम आपके सामने वैसे सारे क्वेश्चन रख चुके हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। 1-2 रह जाते हैं जो हम आगे बनाएंगे। देखते हैं कि वो 2-3 क्वेश्चन कौन से हैं जो रह जाते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद आज तक क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि an irrational number between an irrational number between 2 and 5 is, देखिए बच्चों 9th आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। ठीक है, इससे बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूल्स निकलते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी टफ भी होता है। तो वैसे वैसे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस टाइप का होगा। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है, तो आपके माइंड को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाना होगा, सोच को बहुत इंक्रीज करना होगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड रहेंगे ना तो आप कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपका एनालिसिस बेहतर होगा तभी आप अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि इररेशनल बिटवीन 2 and 2.5। आप तो रैशनल नंबर निकाल लेते थे, ये इररेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, उसका तो कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं, और फॉर्मूला होगा भी तो बहुत सारे इररेशनल नंबर इसके बीच में लाई करेंगे। आपको पता है कि बहुत सारे इररेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, और हमको तो इस ऑप्शन से ढूंढ के बताना है कि उन बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स इसमें बिलोंग करेंगे, और उन इनफाइनाइट नंबर में एक नंबर आपको कोई एक इस चारों में से अब आपको ढूंढना है। यानी कि आप सोच लो कि इस पूरे यूनिवर्स से एक कहीं से कोई पॉइंट ढूंढ के लाना है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला इस पे काम करेगा क्या?
नहीं करेगा। आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि भाई इर्रेशनल नंबर, अच्छा इर्रेशनल नंबर तो वो नंबर्स होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और दो तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो रूट 4 के से बड़ा होगा। इर्रेशनल नंबर तो इसके बाद ही आएगा ना कोई, तो रूट 4 से बड़ा होगा। और ये देखिए 2.5 है ना लास्ट, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, वो आपको होगा कि 625। भाई 25 का स्क्वायर होता है 625, एक पे है तो दो पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू होगी वो 6.25 के बीच में लाई करेगी, यानी कि जो इर्रेशनल नंबर होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आई? वो 4 से बड़ा होगा और रूट 6 से छोटा होगा, 6.25 से छोटा होगा। पहला आंसर क्या है, रूट अंडर 11 नहीं हो सकता है, 4 से 6 से बड़ा हो गया, कभी नहीं होगा। ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आसान है, अब तो आप जान ही गए होंगे। ये हो ही नहीं सकता है, ये 22 है, ये भी 6 से बड़ा है, 12 है, ये भी 6 से बड़ा है, एक ही ऑप्शन है आपका रूट 5 जो 6 से छोटा है, आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना होता है कि रैशनल नंबर किसके बीच में होता है। तो देख लेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये रूट 4 का है, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट है, और ये किसका होगा 6.25 का होगा, आसानी से निकाल दीजिएगा। क्लियर है? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि 0.45 को आप फ्रैक्शन में बदलो। तो कुछ आपको बता दिए फ्रैक्शन के बारे में, इसको कैसे फ्रैक्शन लिखना है, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने पूछा है कि सर इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए कि इसको कैसे लिखते हैं। हम इस क्वेश्चन में क्या करते थे, पहले हम उसको मिटा लें, इसको ऊपर लिख दें। देखिए आपका क्वेश्चन है 0.45 सिर्फ 5 पे रेकरिंग, सिर्फ 5 रेकर हो रहा है, तो उसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो सबसे पहले तो इसको x के बराबर लेंगे 0.45 पे, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे कि 5 पे रेकर है, यानी कि 5 रिपीट हो रहा होगा सिर्फ, 4 5 5 5 5 5 5 ऐसे चलता जाएगा। और हमने आपको बताया था कि आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा वो सेम हो सके। ठीक है, आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि डेसिमल के बाद नंबर सेम हो सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब आप यहाँ पे है डेसिमल के बाद 4 है, ये डेसिमल के बाद कभी बराबर ही नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कि डेसिमल के बाद कभी बराबर ही नहीं होगा। अब अगर आप इसको, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 5 है, और कहीं भी डेसिमल कितना भी मल्टीप्लाई करो तो 4 इधर तो आने ही वाला नहीं है, तो इसका रूट चेंज करना होगा आपको, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो डेसिमल के बाद सेम पैटर्न आ रहा है, अब तब आपको बहुत ही आसान होगा। तो 10x लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 4.5 ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है? जब ये 10x आया तो अब देखो, अब तो पैटर्न सेम होगा, फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों तरफ लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो अब कितना हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा 45.55, और ये वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 0.555। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, जरा वो बताइए। अब तो बड़ा दिक्कत हो गया कि भाई इसको क्या लिखेंगे। सर पहले तो ये x का वैल्यू होता था तो हम लिख लेते थे, लेकिन अब तो ये x की वैल्यू है ही नहीं, अब तो ये किसी की वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो दिक्कत आ गई। हमको तो ये पता है कि 10x का वैल्यू है 4.55, किसका वैल्यू है 10x का वैल्यू है 4.55, लेकिन 0.55 किसी का भी वैल्यू है। तो क्यों ना हम इसको 4 दे ही दे, इसमें से
41 अगर हम रख ले और इसको 4.5555 दे दें तभी भी तो बात बराबर ही होगा ना। हम 45 प्लस इतना लिख दे तब या फिर 41 प्लस इतना लिख दे तब क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। तो कहोगे आपकी 100x बराबर 41 और प्लस 10x, इसके जगह पर 10x आ गया। अब जब ये इधर आ जाएगा तो 90x, 100 में से 10 गया तो 90, 41 x बराबर क्या हो जाएगा 41 बटे 90। तो आसानी से क्वेश्चन है, बच जाएगा सबसे। ठीक है, आते हैं जरा हम इसके पैटर्न को गेस करते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। अभी तक आप कुछ क्वेश्चन बनाए थे कि 0.33 को कैसे लिखते हैं। तो 0.33 को देखा था कि जो फ्रैक्शन आया था वो 3/9 हो गया था। ठीक है, आप गौर से देखना जरा। फिर अगर इसको देखो कि 41 पे रिकर हो रहा है, अगर बार बार 41 आते जा रहा है, अगर बार बार 41 आते जा रहा है तो इसको लिखते हैं 41/99। ठीक है, 41/99 इसको लिखते हैं। तो एक पैटर्न हमको समझ में आ रहा था कि जिस पे रेकरिंग है ना उतना बाय 9 में लिख दो, जिस पे रेकरिंग है उतना बाय 99। अगर कहीं भी ये लिखा हो कि 39/99, इसका मतलब है ये 0.39 पे रेकरिंग होगा। यहाँ तक की बात को समझना होगा कि अगर कहीं 0.41 पे रेकर है तो आंसर आता है 41/99। आप करके देख लो, सारा आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। तो क्या हम इतना को ये नहीं लिख सकते क्या? तो जब 39/99 आएगा तो इसका मतलब 0.39 पे रेकर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है तो आसानी से इसको बना सकते हैं। आपको तो पता है कि जितना भी डेसिमल के बाद अंक होता है, जो भी जिसपे भी रेकरिंग हो उतना बटे 9 कर देते हैं। तो अब आप देखो कि कितने पे रेकरिंग है? 1 पे। दशमलव के बाद 45 है और 1 पे रेकरिंग है तो 19 होगा। अब देखो कि कितना डिजिट छूटा हुआ है आपका। रेकर छूटा हुआ डिजिट कौन है? तो 4। तो 4 इसमें से माइनस कर दो, और जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो 1 पे नहीं है उतना 0 लगा दो, वही आपका आंसर। एक दो क्वेश्चन लेके आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन हम बदल दें कि 39 पे रेकरिंग, 3 बाहर है, 9 पे रेकरिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप कहोगे कि 39/9, और जिसपे नहीं है वो 0 और जो नहीं है वो घट जाता है 36/9। ये आपका आंसर। अगर हम कहते हैं कि 0.42 पे 0.42 पे रेकरिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप कहेंगे कि 42 और ये 4 इधर से घट जाएगा 90। यही आपका आंसर है। तो इसको ना इजी वे में भी बना सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, वो सारे ट्रिक्स ना यहीं से आपके मेथड से ही निकलते हैं बच्चों। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो 4 आपने यहाँ पे छूटा हुआ है वो 4 हम बाद में घटा ही रहे। ठीक है, 4 से अलग ही हो गया, जो अलग था वो अलग हो ही जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली, इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे फिर भी कोई बात नहीं। चलिए, तो आज का लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। अब आप कोई सी भी बुक उठा लो और शुरू से लेके अंत तक आप बना चाहिए। फिर कोई दिक्कत हो तो आप कहना, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हो। और ऐसे कि आपको पहले भी क्वेश्चन करूँगा, इतने दिन से आप बैठे तो नहीं। चलिए, अब आपको करना क्या है, 0.23 पे रेकर और प्लस 0.22 पे रेकर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ओलंपियाड वगैरह में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस सब पे भी ध्यान होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, आप x के बराबर इसको मान के इसका फ्रैक्शन बनाओगे, फिर x के बराबर इसको मान के इसका फ्रैक्शन बनाओगे, फिर दोनों को ऐड करोगे और पता चलेगा जो रिजल्ट आपके पास आया ना वो आंसर नहीं है।
ठीक है, जो आप रिजल्ट लेके आओगे वो आपके ऑप्शन में होगा ही नहीं, ABCD 4 ऑप्शन होगा ना, उस ऑप्शन से वो बाहर होगा, तो आप निराश हो जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन के क्या करेंगे, वो तरीका तो आपको पता ही है कि भाई इसको कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, जोड़ देंगे, नो डाउट। तो उस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके शॉर्टकट मेथड पे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 0.39 पे रिकर हो इसका मतलब होता है 39.99, अगर 0.41 पे रिकर हो इसका मतलब होता है 41.89। क्लियर है? तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि 23/99? क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 22/99? अब क्या इसको ऐड कर सकते हैं, तो 99 कॉमन, 23 प्लस 22 और ये हो जाएगा 45/99। और जब हम 39/99 को 0.39 लेकर लिख सकते हैं, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 0.45 का लेकर। एकदम विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब तो सीधा यहाँ से देख लेते हैं कि 23, 22, 45 डायरेक्ट आंसर। अगर दोनों सेम एक जैसा है तब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 सेकेंड भी कैलकुलेट करने में नहीं लगेगा। ठीक है, शॉर्टकट आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा निकलता जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से बस पढ़िए, देखते जाइए, कुछ दिनों में आपका मैथ्स ऐसा हो जाएगा कि आपको कुछ मैथ्स में पीछे नहीं कर पाएगा कुछ। आप पीछे होगे मैथ्स में तो एक ही कारण होगा, वो है आपका प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आपका कमजोर होगा उतना लोग आपसे आगे बढ़ते जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ consecutive 0 in 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 into 7 is। ठीक है, आपको ये बताना है, क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है आपका 5। ठीक है, कितने जीरो होंगे इसमें आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बच्चों की बात। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव जीरो कितने होंगे। जैसे कि अगर आपको 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, अब आपसे पूछ ले कि कितने जीरो होंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, और कितने लगातार जीरो है तो आपका आंसर होगा 2। तो ये कहाँ से आया आंसर, जरा इसको गौर करते हैं। क्या इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, याद रखो कि 5 का जितना पावर होगा और 2 का जितना पावर होगा, जितना 5 जितना 2 होगा ना उतना ही जीरो होगा। 5 भी 2 और 2 भी 2, तो जीरो भी कितना 2। यानी कि जीरो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, 5 और 2। क्या इसमें 3 लगा देते तो जीरो बढ़ता क्या, नहीं, आंसर आ जाता 300, फिर भी 2 ही जीरो रहता। क्या इस पे 6 लगा देते तब, नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा जब तक कि 1, 2 और 1, 5 ना आए, क्योंकि 1, 2 और 1, 5 मिलकर एक ही जीरो बनाते हैं, और 2, 2, ठीक है, और 2, 5 मिलकर 2 जीरो। 3 तो 2 हो, अगर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 तो भी जीरो कितना हो जाएगा, 3 जीरो होगा बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 2 की पावर 4 हुआ तब क्या 4 हो सकता है, नहीं बच्चों, 3 ही होगा। फिर भी बात समझना, दोनों ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों में जो कॉमन हो जाए। ठीक है, अब देखिए, तो यहां डिस्कस करते हैं कि क्या है, इसके पास कितना 2 है, तो इसके पास बच्चों 3 ठो 2 है, और इसके पास कितना 5 है, तो 4 ठो है। तो इसके पास तो 3 ही है, इसके पास 4 है, तो सबसे कम जो दोनों में हो, तो 3 तो दोनों में होगा ना। 4 अगर लेते तो 4 इसके पास नहीं है, लेकिन 3 लिए तो 3 इसके पास भी होगा, 3 इसके पास भी होगा, नहीं। इसका मतलब कितना जीरो होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए बच्चों, ये आंसर। और इस सब पे कोई डिपेंड नहीं करता है बच्चों, सिर्फ उनको मतलब है तो 2 से, और सिर्फ मतलब है तो 5 से, और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर होंगे तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ओलंपियाड हो, गेट यू हो, या फिर
ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, सभी की तैयारी आसानी से जो है की जा सकती है। कहीं भी आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी गारंटी हम देते हैं, सिर्फ आप ईमानदारी से। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे। आपका जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, पहला लेसन है नंबर सिस्टम आपका खत्म हो गया। कल नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, नेक्स्ट क्लास में आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा, तो गेट रेडी। आप जरा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार पॉलिनोमियल, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को रिवाइज करके पढ़िएगा तो उसके बाद उसको पढ़ने का मजा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।